नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, आज 25 जनवरी 2026 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके इस वीडियो में हम लोग पढ़ा जाएगा। उससे पहले आज के इतिहास पर बात करें। आज 25 जनवरी है साथियों, आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। हमारे देश में नेशनल वोटर डे है 25 जनवरी और ये 2026 सन है। तो 25 जनवरी 2026 को साथियों 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2011 में शुरुआत होता है। 2011 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने की घोषणा की गई, शुरुआत हुआ। तब से हर साल नेशनल वोटर डे मनाया जाता है 25 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? तो ध्यान रहे 25 जनवरी 25 जनवरी 1950 ईस्वी को 25 जनवरी 1950 ईस्वी को चीफ हमारे देश में सेंट्रल इलेक्शन कमीशन का गठन हुआ था। यानी कि केंद्रीय केंद्रीय निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग का गठन हुआ था। केंद्रीय निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग का गठन सीईसी का गठन कब हुआ? 25 जनवरी 1950 को। इसी उपलक्ष्य में हर साल 25 जनवरी को हमारे देश में नेशनल वोटर डे मनाया जाता है। कौमी क्रम का मनाया जा रहा है 2026 में, तो 16वां ये क्रम बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा इसको। अब केंद्रीय निर्वाचन आयोग के बारे में, इसका हेडक्वार्टर है साथियों, केंद्रीय निर्वाचन आयोग स्थित कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। इसमें फर्स्ट फर्स्ट जो सीईसी थे, फर्स्ट सीईसी का मतलब कि हमारे देश के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो उत्तर सुकुमार सेन साहब। सुकुमार सेन हमारे देश के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वर्तमान में कौन है और वर्तमान में कौन क्रम के हैं? तो वर्तमान 26वें क्रम के सीईसी हमारे देश के हैं ज्ञानेश कुमार साहब। ज्ञानेश ज्ञानेश कुमार। ये साथियों हमारे देश के जो सीईसी है केंद्रीय निर्वाचन आयोग, उसके वर्तमान में सीईसी है 26वें क्रम के ज्ञानेश कुमार। तो ये रहा आज के राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर चर्चा। अब आगे बढ़ते हैं, कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन हम करते हैं और उसके बाद पढ़ा जाएगा आज का करंट। तो कल आपसे पहला प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में सुनीता विलियम 27 साल की सेवा के बाद नासा से रिटायर हुई। उनके पास अंतरिक्ष में कितने दिन रहने का रिकॉर्ड है? रिटायर हुई साथियों 27 साल के बाद सुनीता विलियम, हमारे भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक एस्ट्रोनॉट थी। ये टोटल 608 दिनों की अंतरिक्ष यात्रा के बाद रिटायर हुए, मतलब कई बार में जाकर के टोटल 608 दिनों के अंतरिक्ष का रिकॉर्ड है इनके नाम। दूसरा प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा शहर कौन सा बन गया जहां ताजा कचरे का डंपिंग स्थान शून्य है? उत्तर लखनऊ। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में आदिवासी त्योहार त्योहार है साथियों ओ की मात्रा, आदिवासी त्योहार समक्का सरलम्बा जतारा का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो किया गया अभी हाल ही में तेलंगाना में। समक्का सरलम्बा जतारा तेलंगाना का उत्सव है। अगला, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो उत्तर 2030-2031। 9 मई 9 मई 2015 को शुरू होता है, 10 वर्ष के लिए शुरू होता है और 2025 में इसका 10 वर्ष पूरा हो गया था साथियों। 2026 से ये समाप्त था, लेकिन 5 साल और एक्सटेंड कर दिया गया इसको, तो 2030-31 तक रहेगा अटल पेंशन योजना। अगला, हाल ही में किसे भारतीय महिला फुटबॉल टीम का मुख्य कोच चुना गया? तो उत्तर एमेलिया वालवर्दे। एमेलिया वालवर्दे साथियों कोस्टारिका की हैं, हमारे भारत में भारतीय महिला फुटबॉल टीम की मुख्य कोच नियुक्त हुई हैं। अगला, हाल ही में धारीदार टाइगर तितली को किसने राज्य तितली घोषित किया? उत्तर चंडीगढ़। चंडीगढ़ केंद्र शासित राज्य है जो साथियों, इसके अलावा ये 3 राज्यों की राजधानी भी है। तो चंडीगढ़ राज्य ने धारीदार टाइगर तितली को अपने यहाँ राज्य तितली घोषित किया। अगला प्रश्न, 19 जनवरी 2026 को एनडीआरएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 21वां स्थापना दिवस मनाया एनडीआरएफ ने। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेम्मोझी इलक्किया विरुद्ध शास्त्रीय भाषा साहित्य पुरस्कार नामक वार्षिक साहित्य पुरस्कार की घोषणा की? किस राज्य में? तो तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु राज्य सरकार ने। नौवां प्रश्न था, हाल ही में 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? उत्तर लखनऊ में। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 86वें क्रम का 86 नंबर का। ये था साथियों कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज का करंट अफेयर। तो आज का पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, आपके सामने है, हाल ही में इन स्पेस ने भारत के पहले निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तारामंडल के लिए किसके साथ समझौता किया है? उत्तर होगा पिक्सेल कंपनी के साथ। पिक्सेल कंपनी के साथ इन स्पेस ने समझौता किया। पहली बात,
पिक्सेल और इन स्पेस कंपनी में समझौता हुआ है। किस चीज के लिए हुआ है? तो निजी, पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, इसका नाम रहेगा तारामंडल, इसके लिए समझौता हुआ। तारामंडल क्या है? तो पहला हमारे भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन सैटेलाइट है, पृथ्वी का अवलोकन करेगा, अंतरिक्ष में इस सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा, इसका नाम तारामंडल रहेगा। इस तारामंडल के लिए पिक्सेल कंपनी प्राइवेट और इन स्पेस कंपनी में समझौता हुआ है। डिटेल लिखिएगा। इन स्पेस कंपनी का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। यह भारत के अंतरिक्ष विज्ञान के तहत एक नोडल एजेंसी है। भारत का अंतरिक्ष विज्ञान की विभाग के तहत एक अंतरिक्ष की नोडल एजेंसी। इसका कार्य है भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी यानी कि प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को बढ़ावा देना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है इन स्पेस का? तो अहमदाबाद गुजरात में। अहमदाबाद गुजरात में इन स्पेस का हेडक्वार्टर है। और पिक्सल जिसके साथ समझौता हुआ है, जैसा कि यह प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। पिक्सल बेंगलुरु में, इन स्पेस अहमदाबाद में, ध्यान रहे। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्तिकर्ता देश बन गया? उत्तर होगा बी, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये साथियों यहाँ के हेड हमारे भारत यात्रा पर थे। भारत और यूएई में समझौता हुआ है कि भारत को एलएनजी आपूर्ति करेगा यूएई, और इतना ज्यादा करेगा कि यह जो है सेकेंड हाईएस्ट हमको एलएनजी देने वाला देश बन जाएगा। फर्स्ट कौन है? तो फर्स्ट हो जाएगा कतर। यानी कि भारत को सबसे ज्यादा एलएनजी जो देता है गैस, वो कौन? तो कतर। डिटेल लिखिएगा। अभी यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भारत की यात्रा पर आए थे, और इसी दौरान भारत और यूएई के बीच समझौता हुआ है। क्या हुआ है? यूएई भारत को हर साल 0.5 मिलियन मीट्रिक टन एलएनजी की आपूर्ति करेगा, जिससे कतर के बाद यूएई भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्तिकर्ता बन जाएगा। यानी कि फर्स्ट कतर और सेकेंड सबसे ज्यादा एलएनजी जो हमारे भारत को देगा वो हो जाएगा यूएई। ये समझौता होगा साथियों। तो थोड़ा सा कुछ शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। एलएनजी क्या होता है, सीएनजी क्या होता है, और एक एलपीजी क्या होता है, और इन तीनों में मुख्य गैस क्या होता है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। तो एलएनजी का फुल फॉर्म हो गया साथियों लिक्विफाइड लिक्विफाइड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। और जहां नेचुरल गैस आ गया ना, उसको आप ट्रिक कर दीजिएगा कि इसमें मेथेन होता है। मुख्य गैस इसमें CH4 मेथेन होता है। मेथेन जो साथियों मार्स गैस भी जिसे कहा जाता है, जुगाली करने वाले पशुओं के मुंह से जो निकलता है उसको मेथेन गैस कहते हैं साथियों। मेथेन गैस अभी एग्जाम हुआ है एक एलटी ग्रेड सोशल साइंस, उसमें पूछा गया था कि जुगाली करने वाले पशुओं के मुंह से क्या निकलता है, तो मेथेन गैस निकलता है साथियों। और सीएनजी इसको कहते हैं कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड इसका फुल फॉर्म है साथियों कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसमें भी मेथेन ही पाया जाता है। तो यहाँ पर भी एन है नेचुरल गैस, यहाँ पर भी एन है, तो दोनों में मेथेन पाया जाता है। यहाँ पर ध्यान रखना है एलपीजी, लिक्विफाइड लिक्वि लिक्विफाइड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में साथियों ब्यूटेन मुख्य गैस होता है, ब्यूटेन। और इसके अलावा एथिल मर्केप्टन डाला जाता है, इसमें मिक्स किया जाता है एथिल मर्केप्टन। परीक्षाओं में पूछा जाता है एथिल मर्केप्टन का क्या काम होता है, ज्वलनशील तो ये होता है, इसको क्यों डाला जाता है? तो एलपीजी साथियों, एलपीजी सिलेंडर, एक एलपीजी सिलेंडर ये है, इसमें जो एलपीजी सिलेंडर में मुख्य गैस होता है वो होता है ब्यूटेन ही। लेकिन ब्यूटेन गंधहीन होता है, इसमें कोई गंध नहीं होता है। तो अगर सिलेंडर में रिसाव होने लगे, रिसाव हो तो ब्यूटेन निकलेगा और महकेगा नहीं, तो आग लगने की संभावना, दुर्घटना होने की संभावना है। इसीलिए ब्यूटेन के साथ मिक्स किया जाता है एथिल मर्केप्टन को। एथिल मर्केप्टन इसके साथ अगर मिक्स हो गया, तो अगर लीकेज हो रहा है, रिसाव हो रहा है, तो एथिल मर्केप्टन महकता है और फिर पता चल जाएगा कि हमारा गैस रिसाव हो रहा है। तो यदि यदि साथियों यदि इस एलपीजी सिलेंडर से रिसाव हो रहा है और कुछ महक रहा है आपको, तो पूछा जाए क्या महकता है, तो ब्यूटेन नहीं महकता, उसमें महकता है एथिल मर्केप्टन। इसका यूज इसी नाते बस किया जाता है कि गैस रिसाव हो तो महकने लगे, तो पता चल जाए हमें कि रिसाव हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2025 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? हमारे भारत का एक प्रसिद्ध पुरस्कार साथियों इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, परीक्षाओं में रहता है अक्सर करके। तो ये मिला है अभी हाल ही में ग्रासा मासेल को। ग्रासा मासेल अफ्रीका देश, ये ग्रासा है साथियों, ग्रासा मासेल अफ्रीका महाद्वीप के मोजाम्बिक देश के हैं।
मोजाम्बिक, मोजाम्बिक जिसकी राजधानी है मापुतो, मोजाम्बिक जिसकी राजधानी है साथियों मापुतो, अफ्रीका महाद्वीप का देश है। ग्रासा माचेल ये मानवाधिकार कार्यकर्त्री हैं, ये तस्वीर है इनकी। इनको अभी हाल ही में 2025 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में 2025 के लिए इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार मोजाम्बिक की मानवाधिकार कार्यकर्ता ग्रासा मासेल को प्रदान किया गया है। उनके शांति मानवतावादी कार्य और सामाजिक विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार की मुख्य विशेषता क्या है? इसमें 1 करोड़ रुपए दिया जाता है साथियों, नगद धनराशि 1 करोड़ रुपए, बड़ा महत्वपूर्ण पुरस्कार है। 1 करोड़ रुपए नगद राशि दिया जाता है, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, एक ट्रॉफी प्रदान किया जाएगा। इसे भारत के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कारों में से एक माना जाता है, यानी भारत की तरफ से दिया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार है। श्रेणियां इसमें कितनी है? इसमें 3 श्रेणी है, शांति, मानवतावाद और सामाजिक विकास। शांति, निशस्त्रीकरण और विकास, ये है 3 श्रेणी इसमें प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में सिंगापुर की ट्री लेडी के नाम से मशहूर पर्यावरणविद का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? ट्री लेडी ये उपाधि है, उपनाम है साथियों कीर्तिदा मेकानी का। कीर्तिदा मेकानी हमारे भारत के कर्नाटक की रहने वाली, और यह सिंगापुर चली गई साथियों। सिंगापुर में रह करके इन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य किया। इनको सिंगापुर में ट्री लेडी के नाम से जाना जाता था। अभी हाल ही में इनका हार्ट अटैक से 66 वर्ष की आयु में डेथ हो गया। 66 वर्ष की आयु में हृदयाघात से, हार्ट अटैक से इनका डेथ हो गया। हार्ट अटैक से इनका डेथ हो गया। इनका नाम क्या है? असली नाम इनका मूल नाम है कीर्तिदा मेकानी। सिंगापुर में साथियों पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य किया इन्होंने। सिंगापुर जो आइलैंड वाला एक देश है, वहां पर हरियाली का जो मुख्य योगदान है वो इन्हीं का है, कीर्तिदा मेकानी का। हाल ही में किस संस्था द्वारा भारत रंग महोत्सव का आयोजन किया गया? किस संस्था द्वारा? तो हर साल कराया जाता है साथियों नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के द्वारा, एनएसडी। देखिएगा 27 जनवरी 27 जनवरी 2026 से नई दिल्ली में, 27 जनवरी 2026 से नई दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के द्वारा भारत रंग महोत्सव का आयोजन कराया जाएगा। इसे साथियों भारंगम भी कहा जाता है, ये नाम याद रखिएगा। भारंगम नाम से किसको जाना जाता है? तो भारत रंग महोत्सव को जाना जाता है भारंगम नाम से। 27 जनवरी 2026 से शुरू होगा और नई दिल्ली में होगा। आयोजन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा करेगा। छठा प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में लॉन्च चैलिस ऑफ एम्ब्रोसिया राम जन्मभूमि चैलेंज एंड रिस्पॉन्स पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक साथियों, चैलिस ऑफ एम्ब्रोसिया, इतना नाम तो जरूर याद रखें, ना भूले। राम जन्मभूमि चैलेंज एंड रिस्पॉन्स पुस्तक के लेखक हैं। इसको लिखा है साथियों सुरेंद्र कुमार पचौरी जी। सुरेंद्र कुमार पचौरी जी की पुस्तक है और परीक्षा में ये आने वाला पुस्तक है साथियों। इस पुस्तक की खासियत क्या है? ये साथियों यह सचिव रहे हैं, ये सचिव रहे हैं लिब्राहम आयोग के, लिब्राहम लिब्राहम आयोग के सचिव रहे हैं। और लिब्राहम आयोग कौन साथियों? जो बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद की जांच के लिए गठित आयोग था। बाबरी मस्जिद की जांच के लिए गठित आयोग लिब्राहम आयोग के सचिव थे। इन्होंने राम जन्मभूमि के निर्माण के लिए जो आंदोलन चला था उसके दशकों इतिहास की कहानी, मतलब कई वर्षों के इतिहास की कहानी को इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि क्या संघर्ष रहा, कैसे कैसे क्या क्या हुआ और कितना संघर्ष करना पड़ा राम जन्मभूमि के लिए, उसी चीजों का वर्णन है। चैलिस ऑफ एम्ब्रोसिया राम जन्मभूमि चैलेंज एंड रिस्पॉन्स, सुरेंद्र कुमार पचौरी जी की पुस्तक है, ध्यान रखते रहिएगा इसको। देखिएगा चैलिस ऑफ एम्ब्रोसिया राम जन्मभूमि चैलेंज एंड रिस्पॉन्स, इसको लॉन्च किया हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट राधा कृष्णन साहब। वाइस प्रेसिडेंट ने इसको लॉन्च किया। भगवान श्री राम में आस्था और भौगोलिक सीमाओं से परे इसका थीम था। और सुरेंद्र कुमार पचौरी की यह पुस्तक है, विमोचन किया उपराष्ट्रपति ने, संबोधन भी दिया। इस संबोधन से शुरुआत हुआ और श्री राम मंदिर ने भारतीयों के आत्मसम्मान को पुनर्स्थापित किया, ये इसमें टैगलाइन है। और इसमें यही साथियों इसमें इतिहास का वर्णन है कि कैसे संघर्ष करके और राम जन्मभूमि का कितना त्याग तपस्या से निर्माण हुआ है, इन्हीं सब चीजों का वर्णन इस पुस्तक में है। तो महत्वपूर्ण है पुस्तक हमारे लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में तेलंगाना ने भारत की पहली नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के लिए किसके साथ समझौता किया है? उत्तर होगा हमारा ए, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात के साथ समझौता हुआ है कि पहली नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा तेलंगाना में। इसका मतलब ये हुआ साथियों, पहली नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी का मतलब हुआ कि नवीनतम शहर होगा
जो परंपरागत जो पुराने शहर होते हैं उसके अलग जाकर के मतलब हरियाली के क्षेत्र में जमीन को अलाट करके नए सड़क बुनियादी ढांचा डेवलप करके एक डेवलप्ड शहर के रूप में बनाया जाएगा। पहली नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी रहेगी, यानी कि वहां पर जो कार्बन का उत्सर्जन होगा उतना ही कार्बन का अवशोषण कर लिया जाएगा, यानी कि जीरो जो है वहां पर जीरो वायु प्रदूषण रहेगा। भारत फ्यूचर सिटी को भारत की पहली जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में परिकल्पित किया गया। ये साथियों नाम है भारत फ्यूचर सिटी। इसी को भारत की पहले जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में परिकल्पित किया गया, कल्पना किया गया कि ऐसा बनाया जाएगा, जिसे एक वैश्विक शहरी और आर्थिक केंद्र के तौर पर डेवलप किया जाएगा। यहाँ साथियों सततता और सततता मतलब कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और नवाचार पर विशेष बल दिया जाएगा, ध्यान दिया जाएगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने बैठक में तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन भी प्रस्तुत किया और उसी को प्रस्तुत करते हुए 2047 तक राज्य को $3 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का भी टारगेट रखा है। $3 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का टारगेट किस राज्य का है? तो तेलंगाना राज्य का है, ये भी ध्यान रखिएगा तेलंगाना राज्य से। अगला प्रश्न है, हाल ही में टीएचई विषय रैंकिंग 2026 में टॉप 100 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान कौन सा है? टीएचई का मतलब हो सकते हो टाइम हायर एजुकेशन विषय रैंकिंग 2026, इसमें टॉप 100 में शामिल होने वाला एकमात्र हमारे भारत का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। नाम इसका नाम साथियों आईआईएससी बेंगलुरु, आईआईटी नहीं आईआईएससी बेंगलुरु, इंडियन स्कूल ऑफ साइंस बेंगलुरु, ये एकमात्र इसमें शामिल हुआ है। इसमें टाइम टाइम हायर एजुकेशन रैंकिंग वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, बाई सब्जेक्ट 2026 नाम से है। टाइम्स हायर एजुकेशन टीएचई ने सब्जेक्ट के आधार पर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 की लिस्ट जारी की है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2026 में वही तरीका अपनाया गया है जो ओवरऑल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में होता है। इसमें एक बात भारतीय विश्वविद्यालय देखिए यहाँ पे लिखा है आईआईएससी बेंगलुरु है, जिसका वैश्विक रैंक है 96वां, विश्व में 96वां रैंक है। अगर पूछा जाए पहला कौन है, दो बात बस हमको याद करना है, ज्यादा कहानी नहीं याद करना है। टाइम हायर एजुकेशन सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग में फर्स्ट पर है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, फर्स्ट फॉर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूएसए का, अमेरिका का। और हमारे भारत का फर्स्ट विश्वविद्यालय आईआईएससी बेंगलुरु है, लेकिन विश्व में इसकी रैंकिंग 96वीं रैंकिंग है। दो बात महत्वपूर्ण, दोनों याद रखिएगा। आगे 9वां प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में लुम्बिया सेफ्टी इंडेक्स 2026 में किस शहर को शीर्ष स्थान मिला है? सूचकांक एक है, ये सुरक्षा से संबंधित शहर कौन सा सबसे ज्यादा सुरक्षित है, नाम पूरा आपको याद करना है कि नुम्बिया सेफ्टी इंडेक्स 2026 में 26 में किस शहर को शीर्ष स्थान दिया गया है? तो चीन का है साथियों किंगदाओ शहर। चीन के किंगदाओ शहर को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर सेफ सिटी बताया गया इस रिपोर्ट के अनुसार, नुम्बिया रिपोर्ट के अनुसार। डिटेल लिखिएगा, नुम्बिया 2012 में स्थापित हुआ था, इसका हेडक्वार्टर है सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में। नुम्बिया दुनिया का सबसे बड़ा क्राउड सोर्स डेटाबेस है, जो जीवन यापन लागत, जीवन गुणवत्ता, प्रदूषण, यातायात और अपराध से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत करता है। इसके सीईओ वर्तमान में कौन है? नुम्बिया के सीईओ है म्लादेन एडामोविच। भारत का सुरक्षा रैंकिंग में समग्र प्रदर्शन अगर पूछा जाए, ये तो दुनिया में रहा किंगदाओ फर्स्ट। तो नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर 70वें स्थान पर है, मतलब हमारा भारत देश दुनिया में 70वें स्थान पर है सुरक्षा की दृष्टि से। और भारत का कुल सुरक्षा स्कोर 55.8 दर्ज किया गया। इस स्कोर के आधार पर भारत मध्यम सुरक्षा श्रेणी में आता है, मॉडरेट सेफ्टी कैटेगरी में रखा गया है। हालांकि मंगलुरु और अहमदाबाद जैसे कुछ भारतीय शहरों ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम जैसे महानगर भारत के सबसे कम सुरक्षित शहरों में शामिल है। दिल्ली का वैश्विक रैंक 255वां है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। दिल्ली का वैश्विक रैंक 255वां है, जो मेगा शहरों में अपराध, पुलिसिंग और शहरी बुनियादी ढांचा से जुड़ी चुनौतियों को दर्शाता है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, किस राज्य को होप आइलैंड पर प्राइवेट लॉन्च के लिए नया स्पेस पोर्ट मिलेगा? होप आइलैंड आशा का द्वीप पर प्राइवेट लॉन्च मतलब लॉन्च पैड साथी, जहां से रॉकेट को लॉन्च किया जाता है, इसके लिए नया स्पेस पोर्ट मिलेगा किसको? तो उत्तर होगा आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश राज्य में
आंध्र प्रदेश राज्य में साथियों, आंध्र प्रदेश राज्य में होप आइलैंड पर प्राइवेट लॉन्च के लिए एक नया स्पेस पोर्ट मिलेगा। बस इतना बात आप याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश में एक प्राइवेट लॉन्च पैड बनेगा जो नया स्पेस पोर्ट होगा। जैसे साथियों एयरपोर्ट का मतलब क्या हुआ, हवाई जहाज जहाँ रहेगा, वैसे ही स्पेस पोर्ट का मतलब होगा स्पेस से संबंधित जो सैटेलाइट होते हैं उनका ये स्टेशन होगा और प्राइवेट लॉन्चिंग स्टेशन होगा। नाम इसका होप आइलैंड। होप आइलैंड कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न देखिएगा 11वां प्रश्न, किस राज्य ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है? महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत का कौन सा राज्य है अभी हाल ही में उसने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया? परसेंटेज में नहीं लगाया कि 10%, 20%, 30%, पूरा प्रतिबंध लगा दिया। उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा ने ऐसा कार्य किया है। देखिएगा 11 का उत्तर हो जाएगा बी। 12वां और अंतिम प्रश्न है, कौन सा राज्य 81 वन्य जीव प्रजातियों के साथ एक बड़ा बायोलॉजिकल पार्क विकसित करेगा? उत्तर होगा ए, राजस्थान। राजस्थान साथियों अपने यहाँ एक बायोलॉजिकल पार्क बनाएगा। बायोलॉजिकल पार्क जो होगा उसमें 81 वन्य जीव प्रजातियों को रखा जाएगा। 81 वन्य जीव प्रजातियों वाला एक बायोलॉजिकल पार्क हमारे भारत में कहाँ बनेगा? तो राजस्थान में बनेगा। एक प्रश्न का उत्तर दीजिए साथियों, बायोलॉजिकल पार्क इन सीटू है या एक्स सीटू है? इन सीटू और एक्स सीटू में से क्या है? कमेंट करिए। अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम लोग इन सीटू और एक्स सीटू पर चर्चा करेंगे। देखना चाहते हैं कितने लोग उससे संबंधित जानकारी रखे हुए हैं। तो ये था साथियों आज का 12 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास, फीडबैक जरूर दीजिएगा। जो साथी पहली बार चैनल पर विजिट किए उन सभी का हृदय से स्वागत है। अपने चैनल से जुड़ जाइए। अपने चैनल पर आपको सुबह 7:30 बजे डेली करंट अफेयर मिलता है और जीएस गर्व सीरीज नाम से वीडियो अपलोड होता है। उसको देखिए, पढ़िए, ज्ञान बढ़ाइए। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।